नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर। बहुत दिनों बाद आपसे वापस से मुलाकात हो रही है। दोस्तों, कुछ कारणवश मैं आपसे कंटिन्यू नहीं रह पाया। कुछ मेरा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत थी, उसके कारण मैं आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाया था। अब आज से आपकी क्लासेस वापस मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों की बात करने वाले हैं। ठीक है। प्रमुख रियासतों का आप सभी को पता है, मेंस में भी हिस्सा है, प्रीलिम्स में भी हिस्सा है। तो जिसे मेंस के हिसाब से पढ़ना है उसको मैं मेंस के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा, जिसे प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है उसे प्रीलिम्स के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा। तो जो भी मेंस की तैयारी कर रहा हो वो भी इस लेक्चर को देख सकता है, साथ ही जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है वहाँ भी इस लेक्चर को देख सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है प्रीलिम्स में आजकल बहुत डीप में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो उस डीप नॉलेज को देखते हुए मैं आपके लिए रियासत लेके आया हूँ, जिसमें हम मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत जैसे भोपाल रियासत, होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, बघेलखंड रियासत, बुंदेलखंड रियासत, गोंडवाना रियासत, इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला लेक्चर है रियासत से संबंधित। बाकी इस सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 19 है। अभी तक आपने कभी लेक्चर 18 पूरे नहीं देखे हो तो एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने मध्य प्रदेश की कला संस्कृति को पूर्ण रूप से बता दिया है। साथ में मध्य प्रदेश के पर्यटन के बारे में भी हम उसमें बात कर चुके हैं। ठीक है। तो देखिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास, या इसे हम दो भागों में बोल सकते हैं, मध्यकालीन प्लस आधुनिक इतिहास, या मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम रियासतों के पहले लेक्चर में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भोपाल रियासत के बारे में। देखिए, पहले एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि सर भोपाल रियासत से ये थोड़े से बेसिक से प्रश्न बनते हैं, उसकी हमें एक कहानी बता दीजिए। तो देखिए, भोपाल रियासत आज के डेट में जो हमें भोपाल वाला एरिया देखने को मिलता है, सीहोर जिला देखने को मिलता है, रायसेन जिला देखने को मिलता है और विदिशा जिला देखने को मिलता है, इन सभी एरिया में फैली हुई एक रियासत थी। ठीक है। यहाँ पर क्या थी? फैली हुई एक रियासत थी। इसकी स्थापना 1724 में एक अफगान मूल के एक व्यक्ति थे, या एक सैनिक बोल लेंगे, मुगलों के अधीन आने वाले एक सैनिक थे, दोस्त मोहम्मद खान द्वारा की गई थी। अब देखिए, कहीं कहीं पर ऐसा लिखा होता है खां के ऊपर ना की मात्रा, तो उसे खान भी पढ़ते हैं और खां भी पढ़ते हैं। तो देखिए, बहुत बार पूछा गया है कि भोपाल रियासत की स्थापना कब हुई, तो 1724 में। किसके द्वारा की गई? दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा। दोस्त मोहम्मद खान किस देश से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है, अफगानी मूल से संबंधित थे। अब इसकी हम राजधानियों की बात करते हैं तो इसकी प्रारंभिक राजधानी थी भोपाल। क्या थी? प्रारंभिक राजधानी भोपाल थी, जिसके बाद इसकी राजधानी हुई इस्लाम नगर। इस इस्लाम नगर को हम आज की डेट में जगदीशपुर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जगदीशपुर के नाम से जानते हैं। इसके क्षेत्र का विस्तार मैंने आपको बता दिया, विदिशा, भोपाल, सीहोर और रायसेन जिले में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता था। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि MPPSC प्रीलिम 2026 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। अभी तक 29 टेस्ट को अपलोड कर दिया गया है, जो कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक के हम टेस्ट को देख रहे हैं। हमारा छठे यूनिट का टेस्ट अगला 22 तारीख के दिन होने वाला है। उसके बाद छठी यूनिट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 24 तारीख से 7वीं यूनिट के टेस्ट स्टार्ट होंगे। अब देखिए, अधिकतर बच्चों को 7वीं यूनिट से ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो मेरा यही मानना है कि इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर खरीद लीजिए। कुल 75 रुपये में हर यूनिट के 5-5 टेस्ट है, 25 FLT होने वाली है। सबसे अच्छी बात है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए उपलब्ध है। अभी इस पर एक खास ऑफर चल रहा है, यह पहले 500 रुपये में मिल रही थी, अभी आपको यहाँ मात्र 350 रुपये में मिल जाएगी। तो जल्दी से हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लीजिए और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, या हमारे दिए गए नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, ऑफर चल रहा है, मात्र 350 में आपको 75 टेस्ट मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 4-4.5 रुपये का एक टेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ एक इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट के लिए आप कर सकते हैं। 2026 की जो भी तैयारी कर रहा हो वह प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर ले और डेली एक टेस्ट को देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम भोपाल के नवाब की लिस्ट देख लेते हैं। तो पहले थे नवाब
दोस्त मोहम्मद खान। यहाँ पर आपको याद रखना कि जो भोपाल रियासत के राजा थे उनको नवाब नाम से बोला जाता था। ठीक है, कभी भी पूछा गया है तो सबसे पहले थे नवाब दोस्त मोहम्मद खान बहादुर, दूसरे थे सुल्तान मोहम्मद खान बहादुर, तीसरे थे फैज मोहम्मद खान बहादुर, उसके बाद हयात मोहम्मद खान बहादुर बने, फिर उसके बाद गौस मोहम्मद खान, फिर मुइज मोहम्मद खान, फिर जहांगीर मोहम्मद खान, फिर उसके बाद अल हज नवाब सर हाफिज़ मोहम्मद हामिदुल्ला खान। आप इतना ही याद रख लीजिएगा, मोहम्मद हामिदुल्ला खान। ये भोपाल रियासत के आखिरी नवाब थे। पहले नवाब थे दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। फिर देखिए आपने सुन रखा होगा कि 1818 के बाद यहाँ पर बेगमों ने शासन किया था। तो पहली बेगम का नाम था कुदसिया बेगम, उसके बाद नवाब सिकंदर जहाँ बेगम, उसके बाद सुल्ताना जहाँ बेगम, फिर के खुसरो बेगम और साजिदा सुल्तान। ये सभी क्या हुई, यहाँ की प्रमुख बेगमें हुई। आज के इस लेक्चर में हम पहले प्रारंभिक शासक या भोपाल के नवाबों के बारे में पढ़ेंगे। कल इसका पार्ट नंबर 2 आएगा जिसमें हम मध्य प्रदेश की बेगमों के बारे में पढ़ेंगे या भोपाल रियासत की बेगमों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भोपाल रियासत को हम पढ़े उससे पहले मैं आपको एक पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि देखिए कि 11वीं सदी के दौरान, 10वीं 11वीं सदी के दौरान भोपाल मेनली राजपूत राजाओं के अंडर में आता था। किसके अंडर में आता था? राजपूत राजाओं के अंडर में आता था। अब राजपूत राजा यहाँ पर एक बहुत फेमस हुए राजा भोज, जो कि परमार राजवंश से संबंधित थे। राजा भोज ने भोपाल नगर की स्थापना की थी। उन्होंने भोपाल में एक तालाब बनाया था जिसे हम बोलते हैं भोज तालाब या भोपाल का बड़ा तालाब। इसको किसने बनवाया था? राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। और राजा भोज ने भोपाल को भोजपाल नाम दिया था। इन्हीं के नाम पर इसे क्या नाम दिया गया था? भोजपाल नाम दिया गया था, जो आगे चलकर उसमें से हट गया और भोपाल के नाम से जाने लगा। अब 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब राजा भोज की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद लोधी, मालवा के लोधी वंश के, गोरी वंश के एक शासक थे जिनका नाम था दिलावर खां गोरी। क्या था? दिलावर खां गोरी। दिलावर खां गोरी भोपाल पर अपना आक्रमण करते हैं और भोपाल को अपने अंडर में कर लेते हैं। ठीक है, अब जब 1526 के बाद यहाँ किसका शासन आता है? मुगलों का शासन आता है। तो मुगल राजा क्या करते हैं, जब औरंगजेब का ज़माना आता है तो आप सभी ने सुन रखा होगा कि औरंगजेब ने पूरे भारत में शासन किया था। तो औरंगजेब ने क्या करा था कि यहाँ पर एक इनका सैनिक थे, अफगान मूल के एक सैनिक थे, दोस्त मोहम्मद खां। कौन? दोस्त मोहम्मद खां। इन दोस्त मोहम्मद खां को यहाँ बेरसिया के पास एक जगह पड़ती है मंगलगढ़। क्या पड़ती है? मंगलगढ़। मंगलगढ़ और बेरसिया, इन दोनों का सूबा किसको दे दिया? दोस्त मोहम्मद खां के हवाले कर दिया कि दोस्त मोहम्मद खां मंगलगढ़ और बेरसिया का जितना भी टैक्स होगा उसे कलेक्ट करोगे और कहाँ पर पहुँचाओगे? आप पहुँचाओगे मेनली हमारी मुग़ल सत्ता तक। ठीक है, तो दोस्त मोहम्मद खां यहाँ पर आते हैं। अफ़गानी मूल के थे, बहुत चालाक होते हैं, अब खुद राजा बनने के सपने देखने लगते हैं। अब क्या होता है, 1707 में एक घटना घटती है भारत में कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब औरंगजेब की मृत्यु जैसे ही होती है तो क्या होता है, दोस्त मोहम्मद खां के मन में और लालच आ जाता है कि अब मुझे राजा बनना ही है, क्योंकि आने वाले मुग़ल शासक इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो दोस्त मोहम्मद खां राजा बनने के सपने देखने लगता है। अब देखिए, भोपाल के पास एक किला पड़ता है गिन्नौरगढ़। कौन सा? गिन्नौरगढ़ का किला आपने सुन रखा होगा। तो यह गिन्नौरगढ़ वाला क्षेत्र था, पहले गोंड शासकों के अधीन आता था। ठीक है, किसके अधीन आता था? गोंड शासकों के अधीन आया करता था। यह मेनली महाकौशल क्षेत्र का हिस्सा होता था। यहाँ पर एक राजा का शासन चलता था, उनका नाम था निजाम शाह। क्या नाम था? निजाम शाह। इनकी पत्नी का नाम था कमलापति। क्या था? कमलापति। अब निजाम शाह शासक बनते तो इनके राज्य में एक चैन शाह नाम का एक व्यक्ति रहता है। तो चैन शाह राजा बनने के सपने देख लेता है। चैन शाह निजाम शाह की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, कमलापति और उनका पुत्र रहता है नवल शाह। कौन? नवल शाह। ये दोनों क्या हो जाते हैं? असहाय हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, कमलापति जो दोस्त मोहम्मद खां हैं उनसे समझौता करती कि आप हमारा जो मेनली राज्य है उसका प्रबंधन कर सकें। अब भैया क्या होता है कि दोस्त मोहम्मद खां को तो
राजा बनने का सपना था, तो वो क्या करता है कि यार महिला तो है, मैं इसका क्या कर लेता हूँ, फ़ायदा उठा लेता हूँ और प्रबंधन के लिए हाँ कर देता हूँ। तो प्रबंधन करने का काम करने लगते हैं। तो धीरे धीरे दोस्त मोहम्मद खां क्या करता है, छोटी छोटी रियासतों को अपने अधीन करना स्टार्ट करता है। अब दोस्त मोहम्मद खां की पावर बढ़ती जाती है। तो एक बार क्या होता है कि यहाँ पर भोपाल में फतेहगढ़ का एक किला है। इसको बोला जाता है कि जो भोजताल है उसके ऊपर बना हुआ है फतेहगढ़ का किला। वहाँ पर क्या रानी कमलापति आती है, तो जो दोस्त मोहम्मद खां होता है वो उन पर आक्रमण कर देता है। तो वहाँ पर कमलापति और निजाम साहब तालाब में कूदकर अपनी जान को निछोवर कर देते हैं। वो कहते हैं हम दोस्त मोहम्मद खां के हाथ तो नहीं मरेंगे। तो दोनों क्या होते हैं, तालाब में कूद जाते हैं और दोनों की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद दोस्त मोहम्मद खां क्या करता है कि जाकर भोपाल को अपने अंडर में ले लेता है और भोपाल को अपनी राजधानी बना लेता है। और यहाँ से 1724 में भोपाल रियासत की स्थापना करता है। उसके बाद 1720 में एक और कहानी चलती रहती कि यहाँ पर विदिशा के पास आपने सुन रखा होगा एक नदी बहती है, हलाली नदी, और इस हलाली नदी का उद्गम होता है भोपाल से। अब हलाली नदी के पास के आइट साइड के जो गांव थे वहाँ पर देवरा राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था। किसका? देवरा राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था। तो एक बार क्या करता है, ये दोस्त मोहम्मद खां उनको चालाकी से पार्टी देने के लिए हलाली नदी के किनारे बुलाता है रात में, और इनका क्या करता है, इनको मतलब इनके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, और संयंत्र रच के क्या करता है, ये उनकी मृत्यु कर देता है छल और कपट से। फिर क्या करता है, जो देवरा राजपूत शासक उस टाइम जो इस्लाम नगर था, इस्लाम नगर पर उनका शासन चलता था, और इस्लाम नगर का पुराना नाम था जगदीशपुर। क्या नाम था? जगदीशपुर। और जगदीशपुर पर शासन चलता था मेनली देवरा राजपूत शासकों का। तो जगदीशपुर भी इस प्रकार से क्या कर लेता है, हड़प लेता है, और जगदीशपुर का नाम बदल कर क्या रख देता है, ये इस्लाम नगर रख देता है। ठीक है। अब 1724 में दोस्त मोहम्मद खां क्या करते हैं, भोपाल रियासत की स्थापना कर देते हैं। ठीक है। वो सभी बात मैंने बता दी कि भैया कौन थे, तो अफगान मूल के थे, मुगल सेनापति हुआ करते थे औरंगजेब के काल में। फिर उन्होंने क्या करा, भोपाल को जीता कमलापति से, और भोपाल को अपनी राजधानी बनाया। फिर उसके बाद देवरा राजपूत शासकों से उन्होंने इस्लाम नगर जीता, जगदीशपुर जीता, और इस्लाम नगर उसका नाम परिवर्तित करके उसको अपना मेन हेड क्वार्टर बना लिया। फिर धीरे धीरे उसने सीहोर, इछावर, रायसेन, विदिशा आदि क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। बहुत शक्तिशाली था। फिर देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि इसने भेलसा को जीतने के लिए, जिसका नाम आज की डेट में हम विदिशा बोलते हैं, उस टाइम विदिशा पर एक राजा का शासन चलता था, महमूद फारूक। किसका? महमूद फारूक का। उसने महमूद फारूक को हराकर भेलसा को अपने अधीन कर लिया, यानी विदिशा भी अपने अंडर में ले लिया। ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद खां देखो कैसे धीरे धीरे पैर पसारते जा रहा है। अब क्या होता है, इसकी 1728 के समथिंग क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब होती है इसकी मृत्यु? 1726 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब मृत्यु के बाद इसका जो बेटा होता है उसका नाम रहता है यार मोहम्मद खां। यार मोहम्मद खां क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। अब दोस्त मोहम्मद खां बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जाता है बहुत बार। देखिए इनके द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, इसे भारत की सबसे छोटी मस्जिद बोला जाता है। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद भोपाल में बनवाई। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने प्रारंभ में इस्लाम नगर का किला बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं यार मोहम्मद खां की। यार मोहम्मद खां क्या करते हैं, उस टाइम भोपाल पर मराठाओं का आक्रमण होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भोपाल से अपनी राजधानी बदलकर कहाँ पर ले आते हैं, इस्लाम नगर में ले आते हैं। अब 1737 में क्या होता है, मराठा और यार मोहम्मद खां के बीच में भोपाल का युद्ध होता है। क्या होता है, 1737 में भोपाल का युद्ध होता है, जिसमें अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यार मोहम्मद खां उनसे बात करता है कि भाई यार तुम ऐसा मत करो, हमारे साथ इतना इतना मतलब हमें इतना परेशान मत करो, हमारे लोगों को मत मारो, हमसे दोस्ती कर लो, और जो आप बोलोगे हम आपको वो देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मराठे भी मान जाते हैं। तो मराठे बोलते हैं चलो ठीक है, हम आपके अब किसी भी क्षेत्र को क्या नहीं करेंगे, तबाह नहीं करेंगे। और तबाह ना करने का वादा करते हुए फिर यार मोहम्मद खां अपना शासन करते हैं, और 1742 तक उनका शासन कंटिन्यू रहता है। 1742 में यार मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है, और इनको इस्लाम नगर में दफनाया जाता है, जहाँ पर आज भी उनकी कब्र है।
अब देखिए यार मोहम्मद खां, देखिए यहाँ पर अपन ने पढ़ा दोस्त मोहम्मद खां। एक मिनट रुक जाइए, अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान के दो पुत्र हुए, एक का नाम था यार मोहम्मद खान और दूसरे का था, एक और इनके पुत्र थे, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद खान। क्या था? सुल्तान मोहम्मद खान। फिर यार मोहम्मद खान के दो बेटे हुए, एक हुए फैज़ मोहम्मद खान। कौन हुए? फैज़ मोहम्मद खान। और एक और बेटा हुआ उनका, उसका नाम था हयात मोहम्मद खान। क्या हुए? हयात मोहम्मद खान। अब जैसे ही यार मोहम्मद खां की मृत्यु होती है तो सुल्तान मोहम्मद खां, जो कि दोस्त मोहम्मद खां का भाई था, वो क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। परंतु फैज़ मोहम्मद खां भी बड़े हो चुके थे, वो चाहते थे कि मैं शासक बनूं। तो यहाँ पर एक दीवान थे, उनका नाम था बिजाई राम। क्या नाम था? बिजाई राम नामक एक दीवान थे। बिजाई राम की सहायता से ये क्या करते हैं? सुल्तान मोहम्मद खां पर आक्रमण करना स्टार्ट करते हैं। पहले आक्रमण में वो क्या करते हैं? भोपाल के फतेहगढ़ किले पर कब्जा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भोपाल के फतेहगढ़ किले पर कब्जा कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे उसी साल क्या करते हैं? वो अपने रायसेन के किले पर आक्रमण करते हैं और रायसेन को भी अपने अंडर में कर लेते हैं। फिर ईदगाह का मैदान आपने कभी देखी होगी, जो बड़ी मस्जिद है वहाँ पर, उसके बगल में ईदगाह का मैदान है। वहाँ पर 1742 में फैज़ मोहम्मद खान और सुल्तान मोहम्मद खां के बीच में क्या होती? लड़ाई होती है। और फैज़ मोहम्मद खां बोलते हैं कि आप जो जबरन में हमारी रियासतों के या जागीरों के ऊपर कब्जा करके बैठे हो वो गलत है। आप हमारे रियासत हमें वापस लौटा दो सुल्तान मोहम्मद खां, और मुझे राजा बनने दो। ठीक है। तो यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद खां बोलता है नहीं, आप राजा नहीं बनेंगे, मैं क्या बनूंगा, मैं खुद राजा हूँ, मेरे भाई के बाद मेरा इसके ऊपर हक है। ठीक है। अब ऐसी बात चलती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है? 1745 में पेशवा वापस भोपाल पर आक्रमण करना स्टार्ट करते हैं और उन्हें वहाँ पर सुल्तान मोहम्मद खां की मदद मिलती है, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद खां की आधी पावर वैसे ही जा चुकी थी, क्योंकि फैज़ मोहम्मद खां बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और उनके साथ उनका दीवान जो बिजाई राम था बहुत चालाक था, और उसने पूरी भोपाल की जितनी भी सेना थी वहाँ किसके साथ कर दी थी? फैज़ मोहम्मद खां के साथ कर दी थी। अब यहाँ पर क्या होता है? सुल्तान मोहम्मद खां की सेना असमर्थ होती है, तो बोलती कि मराठा हम आपको कुछ क्षेत्र दे देंगे और वहाँ से जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो आपको हम देना चालू करेंगे। तो आष्टा, दोराहा, भिलसा, शाजापुर, सीहोर आदि किसको दे देते हैं? मराठा शासकों को वहाँ दे देते हैं। फिर देखिए 1777 में क्या होता है? फैज़ मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है। 1777 में फैज़ मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है? तो उसके बाद बनते हैं हयात मोहम्मद खां। हयात मोहम्मद खां आप सभी को पता है यार मोहम्मद खां के बेटे थे और फैज़ मोहम्मद खां के पुत्र थे। ठीक है, सॉरी, फैज़ मोहम्मद खां के भाई थे। अब यहाँ पर क्या होता है? हयात मोहम्मद खां जब राजा बनते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में अपने पैर पसार चुकी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? कर्नल गोगार्ड नामक एक व्यक्ति होते हैं, वो भोपाल से बॉम्बे तक एक मार्च पास्ट निकालते हैं कि यहाँ पर देख के आता हूँ किन किन का शासन चल रहा है। तो भोपाल से बॉम्बे तक एक मार्च पास्ट निकालते हैं। हयात मोहम्मद खां क्या करते हैं? अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी दिखाने लगते हैं और उनसे अच्छे संबंध बनाना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेज़ धीरे धीरे अपना शासन फैलाते जा रहे हैं, तो एट लीस्ट हमें किसके अंडर में जाना है? अंग्रेज़ों के अधीन ही जाना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? मेनली हयात मोहम्मद खां ऐसे काम करने लगता है। अब क्या होता है? जब फैज़ मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो फैज़ मोहम्मद खां की जैसे ही मृत्यु होती है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो हयात मोहम्मद खां थे, ठीक है, जो हयात मोहम्मद खां थे वो यार मोहम्मद खां की एक विधवा होती है, उनका नाम रहता है ममोला। क्या नाम रहता है? ममोला। और एक विधवा का नाम होता है सलाहा। दो विधवा महिलाएं रहती हैं, किसकी? यार मोहम्मद खां की। तो ममोला की सहायता से हयात मोहम्मद खां क्या बन जाते हैं? नवाब बन जाते हैं। पर सलाह मोहम्मद खां को गुस्सा आती है और सलाह मोहम्मद खां बोलती है नहीं, मैं शासिका बनूंगी, मैं नहीं बनने दूंगी। आप कैसे बन रहे? तो यहाँ पर क्या हो जाता है? विद्रोह छिड़ जाता है। तो इनका एक दीवान होते हैं, उनका नाम रहता है फौलाद खां। तो ये संयंत्र में ममोला का साथ देते रहते हैं।
तो उनकी भी वहाँ पर क्या कर देते हैं, कोई हत्या कर देते हैं। उसके बाद एक छोटा खान नाम से एक दीवान बनता है। छोटा खान जैसे ही दीवान बनता है तो उसके दौरान फंदा में एक भयानक लड़ाई होती है जिसमें बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होते हैं, सभी लोग कि यार हमारे ही लोग मर रहे हैं और हमें खुद लड़ाई कर रहे हैं अपने अंडर में। तो उसके बाद क्या होती है, 1808 में हयात मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कौन, गोश मोहम्मद खां कौन बनते हैं, नवाब बनते हैं। फिर देखिए गोश मोहम्मद खां नवाब बना, लेकिन उनका भी इतना प्रभाव नहीं था, तो वजीर मोहम्मद खां के वास्तव में शक्ति को मिटा दिया और ब्रिटिशों को प्रभावित करने की कोशिश की। इस समय भारत में किसका, मराठा शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब उसके बाद क्या होते हैं, गोश मोहम्मद खां के बाद नज़र मोहम्मद खां शासक बनते हैं और उनकी शादी होती है गौहर बेगम के साथ। किसके साथ होती है, गौहर बेगम के साथ, जिन्हें हम खुद सिया बेगम भी बोलते हैं। अब क्या होता है, 1819 में आकस्मिक रूप से नज़र मोहम्मद खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1818 में भोपाल मेनली किसके अधीन चला गया था, अंग्रेजों के अधीन चला गया था। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, कंपनी के एक एजेंट के रूप में खुद सिया बेगम को शासिका घोषित कर देते हैं। और 1818 के बाद यहाँ पर किसका शासन चलने लगता है, मेनली यहाँ पर बेगमों का शासन चलने लगता है। ठीक है, नज़र मोहम्मद खां के बाद यहाँ पर जहांगीर मोहम्मद खां नवाब बनते हैं। नाम के नवाब रहते हैं, वो एक कॉलोनी या एक कस्बा बसाते हैं जिसे आज की डेट में हम जहांगीराबाद के नाम से जानते हैं। फिर देखिए उसके बाद सबसे आखिरी एक नवाब बनते हैं, उनका नाम आप सभी को पता है, हिदायत उल्ला नाम था, नवाब हिदायत उल्ला खां। ठीक है, तो इस प्रकार 1818 तक नज़र मोहम्मद खां का शासन चलता है। उसके बाद बेगमों का शासन स्टार्ट हो जाता है। अब कल के लेक्चर में हम बेगमों के शासन के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि MPPSC आंसर राइटिंग 2.0 चालू हो चुका है। 199 रुपये मात्र इसकी फ़ीस है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, और कभी आपने इसे ज्वाइन कर लिया तो यकीन मानिएगा मेंस में आंसर राइटिंग में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे नवाबों के बारे में, बेगमों के बारे में। आपको आज एक प्रश्न का उत्तर देना है कि भोपाल रियासत के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।